तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है टेक्नोदेव। तो आज आप थंबनेल में देखकर जान ही चुके होंगे कि आज हम देखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले थियरी लेक्चर में आपका स्वागत है। तो हम आज देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ सी क्या है, सी की हिस्ट्री क्या है। उसी के साथ साथ हम देखेंगे सी कैसे वर्क करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले तो सी क्या है। तो सी एक ऐसी लैंग्वेज है जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि सी लैंग्वेज प्रोग्रामर्स को बहुत अच्छी तरीके से आती है और उसी के साथ साथ प्रोग्रामर्स को इस लैंग्वेज में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इस लैंग्वेज में किसी भी प्रकार का हार्डवेयर ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करते हैं। तो फिर अगर कुछ भी प्रकार का एरर या प्रॉब्लम आए तो वो सॉफ्टवेयर में ही सॉल्व कर सकते हैं। उसी के साथ साथ सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, जिसका मतलब ये है कि वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होती है। उसी के साथ साथ वो हाई लेवल लैंग्वेज भी है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको इस लैंग्वेज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होगा तो आप इस लैंग्वेज में मास्टर्स भी कर सकते हैं। और ये लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी है, जिसका मतलब ये है कि मशीन्स को या फिर सॉफ्टवेयर को या फिर कंपाइलर को ये लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से पता चलती है। तो हम अब देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री ऑफ सी के लिए पहले तो हम देखेंगे कि एल्गो क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एल्गो का फुल फॉर्म है एल्गोरिदम लैंग्वेज। एल्गोरिदम लैंग्वेज ये सबसे पहली यूज़ की गई कंप्यूटर लैंग्वेज है, जो एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें हमारे सॉफ्टवेयर को क्या क्या ज़रूरत होती है। इसमें फ़्लो चार्ट आता है। फ़्लो चार्ट के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। तो पहले हम देखते हैं कि एल्गोरिदम लैंग्वेज क्या होता है। एल्गोरिदम लैंग्वेज एक प्रकार का ऐसा लैंग्वेज है जो ब्लॉक स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होते हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे जाके भी पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि BCPL का फुल फॉर्म है बेसिक कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लैंग्वेज मार्टिन रिचर्ड्स ने डेवलप की थी 1967 में। इस लैंग्वेज का यूज़ था कि कैसे हम सॉफ्टवेयर को लिख सकते हैं और वो यूज़ कर सकते हैं, और उस लैंग्वेज को कैसे हम पढ़ सकते हैं। तो उसके साथ साथ अलग अलग कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जैसे कि कैराटो बोम, यूसीपी जैकोबनी और एड्सर जिस्त्रा, जिसकी वजह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बहुत ही प्रोत्साहन मिला और जिन्होंने 1960s में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा भी और प्रोग्रेस भी की उसमें। उसी के साथ साथ अब हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज क्या है। तो सी लैंग्वेज इवॉल्व हुई थी BPCL, बी और एल्गो से। तो BPCL तो बेसिक कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका हम यूज़ करते हैं कि कैसे हम प्रोग्रामिंग को या फिर लैंग्वेज को लिखते हैं और पढ़ते हैं। बी भी एक ऐसी लैंग्वेज थी जो प्रोग्रामिंग में यूज़ की जाती थी। वो बाद में जाके आउटडेटेड हुई, मतलब जिसमें बहुत से चेंजेस ना कर पाए कोई लोग, इसके लिए उस लैंग्वेज को भी वैसे रख दिया। और उसके साथ साथ सी में और एक है लैंग्वेज में एल्गो का भी यूज़ किया जाता है। तो एल्गो तो आपको पता ही होगा कि एल्गो का अरिथमेटिक लैंग्वेज है, एल्गोरिदम लैंग्वेज है, और वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में ब्लॉक स्ट्रक्चर्स में रहते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये लैंग्वेज सी लैंग्वेज डेनिस रिच्ची ने बनाई थी बेल्स लेबोरेटरी में 1972 में। उसके बाद जाके पहले तो
1970s में तो सी लैंग्वेज को ट्रेडिशनल सी भी कहा जाता था। उसके बाद जाके जब डेनिस रिच्ची ने बहुत से प्रोग्रामिंग्स की इस लैंग्वेज में और बहुत से चेंजेस की, उसके बाद जाके उसने इसका नाम रखा सी, बेसिक सी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज हुआ कैसे करती है। तो सी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस और ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। वो कीवर्ड्स के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ सी ऐसी लैंग्वेज है जो फंक्शंस और ब्लॉक्स में वर्क करते हैं। मतलब एक ऐसे लिमिटेड फंक्शंस रहेंगे जिसमें हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए हम टर्बो सी का यूज़ करते हैं। उस टर्बो सी के इंस्टॉलेशन का वीडियो मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाके देख सकते हैं। और टर्बो सी को आपके पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल भी कर सकते हैं, जिससे हम हमारे प्रैक्टिकल के वीडियोस डालेंगे आगे जाके, या फिर आपको आई बटन में दिख जाएंगे। उस प्रैक्टिकल के वीडियोस को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर आप भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट होगी और आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से सीख पाओगे। तो आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें डीबगिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस बहुत इजी होती है, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होती है और ब्लॉक्स में एग्जीक्यूट होती है। जैसे कि फंक्शंस, जिस ब्लॉक्स को हम बोलते हैं फंक्शंस। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक फंक्शन है जिसका नाम है मेन फंक्शन, जिसे हम स्पेशल फंक्शन भी बोलते हैं। सी में किसी भी सी के प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं, तो उस प्रोग्राम को स्टार्ट करते समय हमें एक फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है, या जिसका मतलब है लिखना पड़ता है। तो उस फंक्शन को हम ज़्यादा करके मेन फंक्शन लिखते हैं। और उसके बाद उस मेन फंक्शन को आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं कि मेन कर्ली ब्रैकेट्स है जिसके अंदर कुछ नहीं है, जिसका मतलब है वो एम्प्टी पेयर्स ऑफ पैरेंथेसिस है। एम्प्टी पेयर्स ऑफ पैरेंथेसिस मतलब जिसके अंदर पैरामीटर पास नहीं किए। तो अगर पैरामीटर्स या आर्गुमेंट पास नहीं किए हैं तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद मेन लिखने के बाद हमारे प्रोग्राम में आता है ओपनिंग ब्रेसेस। ओपनिंग ब्रेसेस एक प्रकार के कर्ली ब्रेसेस होते हैं जिसे आप कैसे लिखते हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट करने के लिए सेकेंड लाइन पे, प्रोग्राम के सेकेंड लाइन पे हम इस कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। और जब हमारा प्रोग्राम पूरा हो जाता है तो हम इस कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। तो इस कर्ली ब्रेसेस और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम लिखते हैं उसे हमारा कोड कहते हैं, जो हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, या फिर जो हम कमांड्स हमारे प्रोग्राम को या फिर हमारे मशीन को देने वाले हैं, जिससे वो कुछ परफॉर्म कर सके या फिर कुछ एग्जीक्यूशन कर सके या फिर हमारा आउटपुट आ सके। तो उसके साथ हम देखते हैं कि मेन फंक्शन के बाद हम देखेंगे कि स्लैश स्टार क्या होता है और स्टार स्लैश क्या होता है। तो स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के अंदर हम जो भी लिखते हैं उसे कमेंट कहते हैं। कमेंट का यूज़ हम प्रोग्राम में इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यानी कि यूज़र को जो प्रोग्राम लिखते हैं उन्हें उस प्रोग्राम में क्या है, कैसा है और क्या क्यों उसे यूज़ किया है हम जान सके। जो भी हम स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के अंदर लिखते हैं वो सी का कंपाइलर उसे नहीं लिखता, यानी कि स्टार स्लैश
स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो कंपाइलर नहीं लेता और सीधा एग्जीक्यूट कर देता है बाकी का सब। कमेंट्स लाइन की वजह से हमें हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता है। तो हम देखते हैं कि सी का प्रोग्राम किस फॉर्मेट में होता है या फिर फॉर्मेट ऑफ अ सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम के अंदर रहता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद आता है कर्ली ब्रेसेस या फिर कर्ली ब्रैकेट, जिसे हम प्रोग्राम का स्टार्ट भी कह सकते हैं। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम आता है या फिर कोड आता है जो हमें एग्जीक्यूट करना है या परफॉर्म करना है, वो कुछ भी हो सकता है। तो हम प्रोग्रामिंग्स की वीडियो में अलग से डालने वाला हूँ, तो आप हमारे आई बटन में भी देख सकते हैं, या फिर मैंने अब तक कुछ वीडियोस नहीं डाले होंगे तो मैं जल्दी से जल्दी डाल दूँगा। उसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए जो जो वीडियोस आपको चाहिए, जिससे हम के लिए नए नए कंटेंट को ला सके और आपके लैंग्वेजेस या फिर आपके नॉलेज को एनहांस कर सके। तो हम फिर से हमारे थियरी लेक्चर पे आते हैं। तो इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और कर्ली ब्रेसेस एंड के अंदर जो भी हमें एग्जीक्यूट करना है या परफॉर्म करना है वो हम लिखते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस एंड करते हैं और हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाता है। तो वो हो जाने के बाद हम जब प्रोग्राम सॉल्व करेंगे या प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे या प्रोग्राम लिखेंगे टर्बो सी के अंदर, तो आप देखिए हम हमेशा इस वर्ड का यूज़ करते हैं, हैश इंक्लूड। तो हैश इंक्लूड होता क्या है? हैश इंक्लूड का मतलब है सी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत से ऐसे लाइब्रेरीज़ है या फिर फाइल्स है जिसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसे इंपोर्ट करने के बाद हम मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो हैश इंक्लूड को हम दो टाइप से लिख सकते हैं। पहला टाइप तो है हैश इंक्लूड देन लेस देन साइन फाइल एंड ग्रेटर देन साइन, और दूसरा है स्टार हैश इंक्लूड डबल कोट्स के अंदर फाइल नेम यूज़ करेंगे हमारे प्रोग्राम्स में। उसके बाद जो हेडर फाइल्स है या फिर इंक्लूड सिस्टम्स है, जिसे हम हैश इंक्लूड भी कहते हैं, उसमें फर्स्ट लाइन पे आता है हैश इंक्लूड conio.h। तो conio.h क्या है? conio.h में conio का फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट। तो ये एक प्रकार की हेडर फाइल है जिसका यूज़ हम प्रोग्राम में करते हैं, जिससे हम मल्टीपल ऑपरेशंस को इनपुट कर सके। जिसका मतलब है हमें जो भी इनपुट हमारे यूज़र को देना है, मतलब कि हमारे मशीन को देना है, वो इनपुट हम दे सके और मशीन भी हमें अपना रिक्वायर्ड आउटपुट दे सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमारे मशीन को देते हैं कि एक वेरिएबल है ए और दूसरा वेरिएबल है बी, तो हमें बी, ए और बी ये दो अलग अलग वैल्यूज़ हमारे मशीन को देते हैं, जिससे हमारी मशीन वो एग्जीक्यूट करे और हमें हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट दे दे। तो उसके बाद आता है हैश इंक्लूड stdio.h। तो stdio.h में भी हम इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस को इंक्लूड करते हैं। और हाँ, .h क्या होता है, जो हम conio और stdio में यूज़ करते हैं। तो .h का मतलब है हेडर फाइल। तो हेडर फाइल का एक्सटेंशन अगर आपने नहीं दिया तो वो फेच नहीं कर पाएगा, तो इसलिए .h बहुत इम्पोर्टेंट है conio और
stdio में। तो ये हम आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो आगे देखते हैं कि सी में मेन फंक्शन क्या है। तो मेन फंक्शन के 6 टाइप्स है और बहुत से टाइप्स है। तो ये 6 इम्पोर्टेंट टाइप्स है। तो मेन फंक्शन किस किस प्रकार से लिखा जाता है। तो मेन फंक्शन पहले तो मेन और 2 पैरेंथेसिस, उसके बाद इंट मेन 2 एम्प्टी पैरेंथेसिस, वॉइड मेन 2 एम्प्टी पैरेंथेसिस, मेन पैरेंथेसिस के अंदर वॉइड, वॉइड मेन पैरेंथेसिस के अंदर वॉइड और इंट मेन पैरेंथेसिस के अंदर वॉइड। तो पहले हम देखते हैं मेन क्या होता है। तो मेन के बारे में तो आपने पहले के स्लाइड्स में देखा ही होगा। तो मेन क्या होता है। मेन एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे कंप्यूटर को बोलता है कि हमारा प्रोग्राम कहाँ स्टार्ट होता है या फिर हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो एम्प्टी पैरेंथेसिस का मतलब ये है कि वो कोई प्रकार का आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास नहीं करता है वो फंक्शन। उसके बाद आता है इंट मेन। इंट मेन क्या होता है। तो इंट मेन एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। मतलब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाने के बाद वो इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। मतलब प्रोग्राम के अंदर जिस भी प्रकार के इनपुट्स लिए गए हैं उसके इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। तो उसके लिए हम ज़्यादा करके रिटर्न 0 यूज़ करते हैं इंट मेन के बाद। तब जाके वो प्रोग्राम बहुत एग्जीक्यूट होता है या फिर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद वॉइड मेन क्या होता है। तो वॉइड मेन कीवर्ड हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए होगी या फिर किसी भी वैल्यू को हम रिटर्न नहीं करना चाहते तब हम यूज़ करते हैं वॉइड मेन। और उसके बाद है मेन पैरेंथेसिस के अंदर वॉइड। मेन पैरेंथेसिस के अंदर वॉइड का मतलब ये है कि वो मेन फंक्शन है और वो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता किसी भी प्रकार के। जब हम पहले एग्जांपल को देखते हैं या फिर इसको हाईलाइट करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, पर वो आर्ग्यूमेंट्स हम दे सकते हैं या फिर वो आर्ग्यूमेंट ले सकता है। और इसका मतलब ये है कि वो आर्ग्यूमेंट्स नहीं ले सकता क्योंकि वॉइड रिटर्न ही नहीं करता कोई आर्ग्यूमेंट्स को। इसलिए जब हम वो मेन पैरेंथेसिस के अंदर वॉइड लिखते हैं तो आप ध्यान रखिए कि वो आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं करता या फिर आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करता। उसके बाद वॉइड मेन पैरेंथेसिस के अंदर वॉइड। पैरेंथेसिस के अंदर वॉइड का मतलब तो आप जान ही चुके होंगे कि वो किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस वर्ड का क्या मतलब है। इस वर्ड तो वर्ड हम जब भी लिखते हैं तो आप ध्यान रखिए कि वर्ड लिखने के समय वो पैरामीटर्स को पास नहीं करते या फिर वैल्यूज़ रिटर्न नहीं करते। वर्ड का मतलब ये है। तो वर्ड कीवर्ड का यूज़ हम क्यों करते हैं फंक्शन के अंदर, ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि वो किसी भी प्रकार के वैल्यूज़ रिटर्न नहीं करता। उसके बाद लास्ट यानी कि इंट मेन। तो इंट के बारे में तो आप जान ही चुके होंगे कि इंट मेन वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर वॉइड, उसका मतलब भी आप जान ही चुके होंगे कि वो आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपको कैसे कैसे वीडियोस किस प्रकार के चाहिए आप हमें प्लीज़ बताइए। और अगर आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम में आप
फंस गए होगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या फिर हमारे मेल आईडी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, उस पे हमें मैसेज कीजिए। हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करके आपके एरर्स या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना देखेंगे। और उसी के साथ साथ आप हमें ये भी बताइए कि आपको किस प्रकार के वीडियोस या किस और लैंग्वेज के बारे में जानना है, तो हम उस लैंग्वेज या फिर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी वीडियोस बना के आपके नॉलेज को एनहांस कर सकेंगे। तो चलिए, हमारा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।